अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट। कल हमने मूवमेंट्स इन प्लांट पढ़ा था और हमने उसमें डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स पढ़ी थी जो प्लांट्स शो करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन से प्लांट में पाए जाने वाले केमिकल्स या सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं या उसमें रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट जो हैं वो हमने पढ़ा था कि वो लोकोमोशन शो नहीं करते लाइक एनिमल्स, लेकिन वो उनके जो पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। और ये मूवमेंट जो होती है वो डिफरेंट तरह की होती है, डिपेंड करता है कि स्टिमुलाई किस तरह का है। और ये जो मूवमेंट है इसको कंट्रोल करते हैं प्लांट के कुछ केमिकल्स या कंपाउंड्स जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स। इसमें अगर आप बात करें एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन की तो डैट इज़ ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फोटोट्रॉपिज्म। हमने कल पढ़ा था ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं, ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, टुवर्ड्स द स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई होती हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म में हमने कल पढ़ा था कि लाइट की तरफ मूव करना, ये लाइट से अवे मूव करना फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिलीव्ड दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन और इंडोल एसिटिक एसिड, ये एक हार्मोन का नाम है, इन द कोलियोप्टाइल स्टम्प्स प्रोड्यूस अनइक्वल सेल इनलार्जमेंट कॉजिंग अ बेंड इन द ऑर्गन टुवर्ड सोर्स ऑफ लाइट। अब सबसे पहले आप ये समझिए कोलियोप्टाइल स्टम्प्स हैं क्या। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें कोलियोप्टाइल दिखाया जा रहा है। ये जो छोटा सा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पर, दिस इज़ कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल है क्या? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव शीथ सराउंडिंग द यंग शूट ऑफ एम्ब्रियो। ये इसके अंदर एम्ब्रियो है या फर्स्ट लीफ है, प्राइमोर्डियल लीफ है या लीफ प्राइमोर्डिया है। इसको इस शीट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। जब आप बीज को, इस सीड को सो करते हैं, ज़मीन में दबाते हैं, वो जब उगता है तो ज़मीन में से बाहर निकलते हुए पहले उसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ताकि उसके अंदर मौजूद लीफ को कोई नुकसान ना हो। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को, इस शीट को हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। तो ये क्या है? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव शीट सराउंडिंग द यंग शूट ऑफ द एम्ब्रियो इन प्लांट्स ऑफ ग्रास स्टेम। ये ग्रास स्टेम में पाई जाती है और इसको अक्सर एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को देखने के लिए जो कि प्लांट में ग्रोथ मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक और डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि एक मोनोकोट प्लांट है। आप देख रहे हैं कि इसमें से ये इसका जो सीड है, इसमें से पहले प्राइमरी रूट निकल रही है और साथ इसमें से कोलियोप्टाइल जो है इमर्ज हो रहा है। कोलियोप्टाइल जो है जब ये ज़मीन में से भाई इमर्ज हो जाता है तो ये जो कवरिंग है ये जो है फट जाती है और इसमें से फिर जो है ये जो फर्स्ट फॉलिएज लीफ है वो इमर्ज हो जाता है। तो कोलियोप्टाइल की आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि ऑक्सिन जो है वो किस तरह फोटोट्रॉपिज्म में जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब आप देखें यहाँ पर एक आपको ग्रोइंग जो है शूट दिखाई जा रही है। अगर सनलाइट अबव ऊपर से आ रही है तो प्लांट प्रोड्यूसेस ऑक्सिन इन इक्वल अमाउंट्स अराउंड द शूट ग्रो स्ट्रेट। अब क्योंकि सनलाइट सीधी आ रही है तो प्लांट के सब पार्ट्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो प्लांट में जो ऑक्सिन हार्मोन का लेवल होगा वो सब जगह सेम होगा, इसलिए ये स्ट्रेट या सीधा जो है ये प्लांट की जो शूट है ये स्ट्रेट सीधी जो है ये ग्रो करेगी। अब अगर सनलाइट ऊपर से नहीं आ रही बल्कि सनलाइट एक साइड से आ रही है तो क्या होगा? सनलाइट की वजह से ऑक्सिन जो है वो उस पार्ट में जहाँ पर सनलाइट आ रही है वहाँ से वो ऑक्सिजन जो है वो रिमूव हो जाएगा और शेडी साइड पे जो है वो चला जाएगा, या शेडी साइड में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो सेल्स हैं इनमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होने से ये जो सेल्स हैं ये इनमें ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो शूट है ये इस तरफ को बेंड कर जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे जो प्लांट है ये सन की तरफ जो है बेंड करके, इसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो ऑक्सीजन क्या करता है? असल में ऑक्सीजन जो है वो सनी साइड से अब अवे फ्रॉम मूव कर जाता है
जिसकी वजह से जो शेडी साइड है वहाँ पर मौजूद सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होने से जो सेल्स हैं वो लॉन्गर उनमें ग्रोथ हो जाती है, वो लंबे हो जाते हैं, जिससे जो टिप है वो सूरज की तरफ जो है मुड़ जाती है। यहाँ पर आपको एक और डायग्राम के ज़रिए बताया जा रहा है कि कैसे हो रहा है। आप ए में देख रहे हैं फोटोट्रोपिज्म कैसे हो रही है। ऑक्सीजन मूव्स टू द शेडेड साइड विद इन द टिप, ये कोलियोप्टाइल है। इसमें आप देख रहे हैं कि सनलाइट इधर से आ रही है। अब ये सनी साइड है, ये जो है शेडी साइड है, तो ऑक्सीजन जो है इधर मूव कर रहा है शेडी साइड की तरफ। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डाउन टू द कोलियोप्टाइल। अब क्या हो रहा है, जब इस साइड पर जाएगा तो इस साइड के सेल जो है इनमें ग्रोथ ज़्यादा होने से लंबे हो जाएंगे, और जो ये टिप है ये सन की तरफ जो है बेंड कर जाएगी। लाइट क्योंकि इधर से आ रही तो लाइट की तरफ इसकी जो है बेंडिंग हो जाएगी। इसे हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। ये अब और शूट में ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, लेकिन आपको पता है शूट जो है ये नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म भी शो करती है। ऐसा कैसे होता है? असल में ये आपको शूट नज़र आ रही है। अगर आप पौधे को इस तरह रखें, हॉरिजॉन्टली शूट को रखें, तो आप देखेंगे शूट ऊपर को बेंड कर जाती है। ऐसा किस वजह से होता है कि अब सनलाइट अगर ऊपर से आ रही है तो क्या होगा, सनी साइड पे ऑक्सीजन जो है वो नहीं होगा, वो मूव कर जाएगा टूवर्ड्स द लोअर साइड। ऐसा ग्रेविटी की वजह से भी होता है, ऑक्सीजन मूव डाउनवर्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। अब ऑक्सीजन का लेवल हाई होने से नीचे वाले सेल्स में ये सेल्स लंबे हो जाएंगे, इनमें ग्रोथ रैपिड हो जाएगी, और ये जो स्टेम है ये ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। अच्छा, दूसरी बात, ऑक्सीजन जो है ये इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ रूट सेल्स, यानी कि जो प्लांट्स ये शूट में ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में इलोंगेशन कॉज करता है, जब रूट में सेल्स में इलोंगेशन को इनहिबिट करता है रूट के सेल्स में। अब देखिए यहाँ पर आपको एक रूट दिखाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि रूट के सेल्स में आप देख रहे हैं ये एक सीड है, इसमें से रूट निकल रही है और शूट निकल रही है। तो रूट में आप देख रहे हैं कि आप ये देखें, ये रूट की टिप है, इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। नीचे वाले सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होने से अब क्या हो रहा है, ऊपर वाले सेल्स जिनमें ऑक्सीजन का लेवल कम है इनमें इलोंगेशन होगी, और ये जो रूट की टिप है नीचे को बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द सनलाइट टूवर्ड्स द ग्रेविटी। इट इज़ पॉजिटिव रूट जो है इट शोज पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म। द अपर साइड ऑफ रूट कंटिन्यूज टू ग्रो कॉजिंग द रूट्स टू बेंड डाउनवर्ड। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये शूट में पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म जो है ये करवाता है, और रूट में ये पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म जो है उसे इंड्यूस करता है। ऑक्सीजन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट सेल्स, द सेल्स ऑफ अपर सरफेस देयरफॉर इलोंगेट एंड द रूट कर्व्स डाउनवर्ड। ठीक है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रूट में ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है इन द सेल्स जिसमें इसकी अमाउंट ज़्यादा है। तो दूसरी साइड के सेल्स क्या कर रहे हैं, इलोंगेट हो रहे हैं जिनमें ऑक्सीजन का लेवल कम है, और ये नीचे को बेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई हुई, ऑक्सीजन ऑन द अदर हैंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ स्टेम सेल्स, द सेल्स ऑफ लोअर सरफेस इलोंगेट एंड स्टेम कर्व्स डाउनवर्ड। यानी कि स्टेम और रूट में जो ऑक्सीजन का रोल है दोनों में डिफरेंट है। स्टेम में ऑक्सीजन का लेवल जब ज़्यादा होता है सेल्स में तो वो इलोंगेट कर जाते हैं, और रूट में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होने से उन सेल्स में इलोंगेशन नहीं होती, बल्कि उनके ऑपोजिट सेल्स में जहाँ पे इनका लेवल जो है कम होता है उनमें इलोंगेशन होती है, और ये रूट्स जो हैं वो नीचे को बेंड कर जाते हैं। अब आपको यहाँ पर फिर दिखाया जा रहा है ऑक्सीजन एंड ग्रेविट्रोपिज्म। ऑक्सीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म का मतलब है ग्रेविटी की स्टिमुलाई की रिस्पॉन्स में मूव करना। रूट्स में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सेल इलोंगेशन को इनहिबिट करवा रहा है, जबकि शूट में सेल इलोंगेशन को स्टिमुलेट कर रहा है। अब स्टेम्स में देखिए, यहाँ पर आपको स्टेम्स का दिखाया जा रहा है, ऑक्सीजन मूव डाउनवर्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो इससे क्या हो रहा है, अब जिन सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है नीचे वाले सेल्स में ये क्या कर रहे हैं, इनमें रैपिड ग्रोथ हो रही है, और जिसकी वजह से जो टिप है ये ऊपर की तरफ जो है ये बेंड कर रही है, इसमें कर्व आ रहा है। कल हमने नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं। अभी हमने डायरेक्शनल मूवमेंट्स की बात की है कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उनमें ऑक्सीजन किस तरह रोल प्ले करता है। नास्टिक मूवमेंट्स जिसमें हमने नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स पढ़ी थी,
These are due to some balance or ratio between growth inhibitors, abscissins जो हैं ये प्लांट हार्मोन हैं, एंड ग्रोथ स्टिमुलेटर्स जिब्रेलिन्स। देखा गया है कि जो एपिनास्टी होती है ये ऑक्सिन की वजह से होती है और हाइपोनास्टी जो होती है वो जिब्रेलिन्स की वजह से होती है। अब हमने कल पढ़ा था एपिनास्टी जो है उसमें क्या होता है, प्लांट की या आपके हैं अगर लीफ की अपर सरफेस में ग्रोथ ज़्यादा होने से एज़ कम्पेयर टू लो सरफेस ये पत्ते नीचे को मुड़ जाते हैं, तो ऐसा होता है ऑक्सिन की वजह से। और हाइपोनास्टी में क्या होता है, नीचे वाले जो सरफेस है यहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस, तो जो लीव्स हैं ये ऊपर को टर्न कर जाते हैं। यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आया। तो ये जो हाइपोनास्टी है ये होती है ड्यू टू जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन भी एक प्लांट हार्मोन है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, रोल ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट्स। अब हम पढ़ते हैं स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स इन एनिमल्स। एनिमल्स जो है इनकी बॉडी में कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अगर आप एनिमल्स को देखें तो आप उनको ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं टू इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो हैं उनमें इंसेक्ट्स आते हैं और दूसरे सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी बॉडी में कोई ऐसा इंटरनल स्केलेटन सिस्टम मौजूद नहीं है जो उनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करें। इनके बॉडी में दो तरह के स्केलेटन होते हैं, या तो इनकी बॉडी में हाइड्रोस्केलेटन होता है या उनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन होता है। और दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं, इनकी बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है, बोनी स्ट्रक्चर होता है, पूरा बोनी स्केलेटन होता है जो उनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसको हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। सबसे पहले अगर आप देखें व्हाट इज़ स्केलेटन, तो स्केलेटन को आप डिफ़ाइन करते हैं, द स्केलेटन इज़ अ टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन, शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स। स्केलेटन है क्या, टफ एंड रिजिड स्ट्रक्चर है एनिमल की बॉडी में पाया जाने वाला जो उसकी बॉडी को जो है प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन, शेप एंड सपोर्ट। इनके तीन काम कर रहा है ये स्केलेटन। बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, शेप भी दे रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है बॉडी के ऑर्गन्स को। इसकी कंपोजिशन कैसी होती है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों से मिलकर बना होता है, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, या दोनों से मिलकर बना होता है। अगर आप सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में देखें जैसे कि प्रोटोजोन्स में, तो उनमें क्योंकि एक सिंगल सेल होता है तो उनका जो सिंगल सेल है वही इसको सिक्रीट करता है ताकि बॉडी को जो है प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द आउटसाइड डेंजर्स। जबकि जो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिनसे मिलकर ये स्केलेटन सिस्टम जो है ये बना होता है। अब एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में जो स्केलेटन है इसकी तीन मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, फिर है एक्सोस्केलेटन एंड थर्ड वन इज़ एंडोस्केलेटन। हाइड्रो मीन वाटर। अब ये जो एनिमल्स हैं जिनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है उनमें उनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो कि उनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, शेप देती है और मूव करने में हेल्प करती है। एक्सोस्केलेटन जो होता है ये एक्सो मीन आउटसाइड, ये इंसेक्ट्स वगैरह में पाया जाता है। इनकी बॉडी के बाहर एक प्रोटेक्टिव समझे एक सिस्टम होता है जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है और मसल्स को अटैच होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। एंडोस्केलेटन मीन्स इनसाइड, हम जैसा कि आप ह्यूमन बॉडी को देखते हैं हमारे अंदर एंडोस्केलेटन है जो कि बना हुआ है बोन्स एंड कार्टिलेज से। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं एक डायग्राम आपको दिखाई जा रही है। ह्यूमन बॉडी में जो एंडोस्केलेटन है वो क्या क्या काम कर रहा है। स्केलेटन आमतौर पे क्या काम कर रहा है, इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, स्टोर्स एंड रिलीज फैट, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, स्टोर्स एंड रिलीजेस मिनरल्स, फैसिलिटेट्स द मूवमेंट एंड सपोर्ट्स द बॉडी। तो हमारी बॉडी में आप देखें ये प्रोटेक्शन कर रहा है स्केलेटन सिस्टम, स्टोर भी कर रहा है कुछ चीज़ों को, प्रोडक्शन भी कर रहा है ब्लड सेल्स की, मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है एंड बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ऐसे जानदार जिनमें कोई हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं होता, उनकी बॉडी में फ्लूइड से भरा हुआ एक कैविटी या सिलोम होती है जो उनकी बॉडी में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करती है। अब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या होती है ये आपको पहले पता होना चाहिए। हमें पता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है ये प्रीमिटिव एनिमल फाइला में पाई जाती है।
असल में ये एक कैविटी है जिसमें एक ही ओपनिंग होती है, वहीं से जो है पानी अंदर जाता है बॉडी के ऑर्गेनिज्म की अलोंग विद द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, और वहाँ पे जाके फूड की डाइजेशन होती है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, और उसके बाद जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं वो उसी ओपनिंग से बॉडी से बाहर जो एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है ये क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, यानी कि ये क्या करता है, एनिमल की बॉडी के ऊपर जो मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई स्पेस चाहिए, कोई रेजिस्टेंस चाहिए, तो उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो उनके ऊपर या उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि जो एनिमल है वो मूव कर सके। पाया किन में जाता है, इट इज़ फाउंड इन निडेरियंस, एनालिड्स एंड अदर सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सी एनीमोन के बारे में। सी एनीमोन जो है ये फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है, इसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। इसकी जो बॉडी कैविटी है इट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसमें सी वाटर होता है। सी वाटर को ये अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है और उसकी मदद से अपनी बॉडी को एक शेप देता है, इनकी बॉडी को एक्सटेंड करता है और टेंटिकल्स को फैलाता है, एक्सटेंड करता है। कैसे करता है, जब पानी इसकी बॉडी के अंदर जाता है तो अपनी माउथ को ये क्लोज़ कर लेता है और उसकी बॉडी के ऊपर जो मसल फाइबर्स हैं वो सर्कल्स में अरेंज होते हैं, तो उनकी कंस्ट्रिक्शन से मसल्स फाइबर की सर्कुलर मसल फाइबर्स की लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालता है और उस प्रेशर से इसकी बॉडी की जो एक अपटाइट पोजीशन है, ये एक सीधी जो पोजीशन है उसको मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, ये आपको दिखाया जा रहा है इसका क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया जा रहा है, सॉरी। आप देख सकते हैं कि ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये इसका माउथ है, ये फेरेंक्स है, इसकी बॉडी के ऊपर ये रिट्रैक्टर मसल्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो लंबाई के रुख हैं, ये सर्कुलर मसल्स हैं जो कि डायमीटर के लॉन्ग होते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि अब होता क्या है कि ये पानी इनके माउथ से इनकी बॉडी के अंदर जाता है, तो ये माउथ को क्लोज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, इनके जो बॉडी के ऊपर सर्कुलर मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। अब होता क्या है, जब इनकी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करते हैं तो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, इसकी जो बॉडी है ये लंबाई के रुख जो है बढ़ जाती है। इसके अपोजिट जब इसके सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी जो है वो शॉर्टन हो जाती है। इस तरह जो है एनिमल जो है अपनी जो बॉडी की शेप है उसको मेंटेन करते हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है ये इसको मूव करने में भी हेल्प करता है। वो हम पढ़ते हैं अर्थवर्म में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बारे में। अर्थवर्म जो है इसमें सिलोम पाई जाती है, इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड, और आपको पता है क्योंकि सेगमेंटेड एनिमल है तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय क्रॉस वॉल्स, या उसको सेप्टा कह लें। इनके वॉल्स या सेप्टा जो होते हैं, सेप्टा कहते हैं पर्दे को, ये उसको इनकी वॉल्स इनके इस कंपार्टमेंट को या इनकी जो डिफरेंट इसके अंदर कैविटीज़ होती हैं इनको सेपरेट करते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि इसके बॉडी में दो तरह के मसल्स दिखाए जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लंबाई के रुख जो मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स जो कि सर्कल के फॉर्म में अरेंज है बॉडी के ऊपर। सर्कुलर मसल्स बाहर की तरफ हैं, नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। फिर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर ये बॉडी में स्पेस है, सिलोम है, इसमें फ्लूइड फील्ड होता है और बॉडी के ऊपर आप देख रहे हैं सीटा हैं, छोटे छोटे आप समझ लें स्ट्रक्चर्स हैं जो इनकी बॉडी को ग्रिप करने में हेल्प करते हैं। इनके आप समझ लें इनके पाँव हैं। अब होता क्या है कि इनकी बॉडी में जो मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स ये ऑल्टरनेटली जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब सर्कुलर मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी जो है लंबाई के रुख बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है और अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाती है, इनका डायमीटर कम हो जाता है और इनकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह जब जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं तो बॉडी जो है वो शॉर्टन हो जाती है, छोटी हो जाती है और डायमीटर जो है इसका इंक्रीज़ कर जाता है। तो इनकी पूरी बॉडी में ये जो वेव ऑफ इलोंगेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है ये चलती चली जाती है और ये इनको हेल्प करती है ज़मीन के ऊपर मूव करने में, और प्लस इनमें जो सीटा होते हैं ये इसको ग्रिप करने में सॉइल को
हेल्प करते हैं। इस तरह ये अपनी फ्लूइड फिल्ड कैविटी के ज़रिए अपनी बॉडी को शेप भी देते हैं और प्लस ये इसके जो मसल्स हैं वो इस फ्लूइड पे ज़ोर लगाते हैं और इसके ज़रिए ये मूव करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि व्हाट इज़ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, अ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनक्लोज्ड इन अ बॉडी कैविटी सराउंडेड बाय मसल्स। ये इसके बॉडी के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ये सर्कुलर मसल्स हैं, अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ये इसकी गट है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सीटा दिखाए जा रहे हैं। तो जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इसके अंदर फ्लूइड होता है, ये जो मसल्स हैं इस फ्लूइड के ऊपर ज़ोर लगाते हैं और इसकी बॉडी जो है वो इलोंगेट होती है, शॉर्टन होती है, डिपेंड करता है कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं और इस तरह ये जो है अर्थ फॉर्म जो है ये सॉइल में या ज़मीन पे मूव करता है। अब यहाँ पर आपको मज़ीद एक डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि क्रॉलिंग कैसे हो रही है। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो लंबाई के रुख हैं, ये सर्कुलर मसल्स हैं जो सर्कल की फॉर्म में अरेंज हैं, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स कर रहे हैं, बॉडी लंबी हो रही है, डायमीटर अंदर वाला कम हो रहा है। इसी तरह सर्कुलर मसल जब रिलैक्स कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अंदर बॉडी छोटी हो रही है और चौड़ी हो रही है, इनके अंदर डायमीटर जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है। इस तरह ये जो है ऑर्गेनिज़म जो है ये सॉइल में मूव करता है।